नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। मोदी जी ने एक टारगेट रख दिया है 370 पार 400 पार, यानी कि 370 बीजेपी पार इस बार 2024 में और 400 पार एनडीए। और उसके लिए तमाम जतन सब कुछ किया जा रहा है, हेडलाइंस मैनेजमेंट किया जा रहा है, हर वो तरीका हर वो हथकंडा सब कुछ अपनाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये जो टारगेट सेट किया गया है इसके कहीं आसपास भी पहुंच जाए वो। लेकिन उन्हें पता है कि जो असलियत है वो खुद उनको पता है और तमाम लोगों से भी छिपी नहीं है। जो 10 साल में नहीं हुआ मोदी राज के, वो सब कुछ अब हो रहा है। आपको पता है कि किस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ईडी सीबीआई आईटी के जरिए किस तरह से परेशान किया जा रहा है। उन्हें एक के बाद एक समन भेजे जा रहे हैं, सिटिंग सीएम्स को जेल में भेजा जा रहा है। इसके इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रही हैं, लेकिन इस बात की कोई भी परवाह मोदी सरकार को, मोदी को या अमित शाह को होती हुई नजर नहीं आ रही है। जो उनके साथ उनमें शामिल हो जाए उनके तमाम पाप धुल जाते हैं। और अभी हाल ही में प्रफुल्ल पटेल का नाम इसमें शामिल हो गया है, जिस पर क्लोजर रिपोर्ट जो है सीबीआई ने दाखिल कर दी है। बाकी जो विपक्ष में है, यानी कि जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो पाप इतने बड़े पापी हैं कि उनके पाप किसी भी तरीके से धुल नहीं रहे हैं। वो जेल में जाएं, जेल में चक्की पीसें और उसके बाद भी शायद उनके पाप ना धुलें। बिल्कुल ऐसा ही सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार शायद ये भूल गई है कि जिस जाल में वो विपक्ष को फंसाने की कोशिश कर रही है, दरअसल उसके तमाम हथकंडे और पैतरे उसी के ऊपर ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल अगर यहां पर लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल शायद जेल के बाहर जब थे या इतने मजबूत नहीं थे, जेल के अंदर जाकर जो सहानुभूति की एक लहर उनके प्रति बन रही है, जिस तरह का माहौल उनके प्रति बन रहा है, वो जाहिर सी बात है जेल के बाहर जब वो थे वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष लगातार हर मोदी के हथकंडे के बाद और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में आपने देखा होगा, लगातार ये हेडलाइंस आपने देखी कि बिहार में महागठबंधन में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में यह बताया गया कि कैसे 26 सीटों पर आरजेडी, 9 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर सीपीआईएम जो है वो चुनाव लड़ेगी। यानी कि पूरी की पूरी जो लगातार हेडलाइंस ये बनाई जा रही थी कि फूट है, बिहार में कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तेजस्वी और लालू में बन नहीं रही है। ये तमाम हेडलाइंस आपने देखी होंगी, लेकिन वो तमाम हेडलाइंस जो है वो धराशायी हो गई हैं। और अब जबकि विपक्ष मजबूत हो रहा है, उसकी हेडलाइंस बन रही थी, अरविंद केजरीवाल जेल में है, इससे सहानुभूति उनको मिल रही थी, हेमंत सोरेन जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के एक जो सिटिंग एमपी हैं वो कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। और वही महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र में भी लगभग सीटों का फॉर्मूला तय होता हुआ नजर आ रहा है। इस सब के बीच एक खबर आती है, वो है मुख्तार अंसारी की। आपको पता है कि मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में है और लगातार उनके परिवार की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन जो है वो दिया जा रहा है। उनकी तबीयत बिगड़ी लगातार होली के बाद, उसके बाद उन्हें एडमिट कराया गया, आईसीयू में वो भर्ती थे। उसके बाद उनको आईसीयू से जनरल वार्ड में नहीं बल्कि सीधा उनको जेल भेज दिया गया। कल रात उनकी फिर तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में ये बताया गया कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उसके बाद से ही पूरे गाजीपुर में और आसपास के तमाम इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। हाई अलर्ट पर यूपी है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक हैं वो वहां पर मौजूद हैं। विपक्ष के नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है ये साजिश है, उनके परिवार का ये कहना है कि ये साजिश है, ये मर्डर है और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और अब न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो कि 1 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। सवाल ये उठ रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी की जो हार्ट अटैक से मौत हुई है और जिस तरह से उनकी तबीयत खराब हुई है, परिवार का जो उनका लगातार इल्जाम रहा कि स्लो पॉइजन उनको दिया जा रहा था, और फिलहाल 2024 लोकसभा का इलेक्शन, इस सब को क्या जोड़कर देखा जाए, ये सवाल उठ रहा है। क्या किसी तरीके से
हेडलाइंस मैनेजमेंट करने की कोई कोशिश जो है वो की जा रही है। मुख्तार अंसारी जो हैं उनकी मौत के बाद, उनके इंतकाल के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि साजिश की बात जो है वो की जा रही है कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू आती है, और उनके परिवार का भी ये कहना है कि ये सुनियोजित हत्या है, ना कि ये कोई नेचुरल डेथ है। और अब इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, एक के बाद एक। कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव से लेकर सबने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। मैं यहाँ पर बात, शायद मैंने गलती से मुख्तार अब्बास नकवी बोल दिया, मुख्तार अंसारी की मैं बात कर रही हूँ, जिनको गैंगस्टर से लेकर तमाम नामों से जो है वो पुकारा जाता है। लेकिन मैंने खुद वहां से जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की है। मैं ऐसे ऐसे गांव में गई हूं वहां पर जो हिंदू बाहुल गांव हैं, और जहां पर लोगों का ये कहना है कि वो गरीबों के मसीहा हैं। तो ग्राउंड पे जब आप जाएं, लोगों से बात करें, तो ये लोगों का कहना है। और अगर पॉलिटिकल हेडलाइंस देखें और तमाम आप सरकारी न्यूज चैनल देखें, तो आपको कुछ और वहां पर नजर आएगा। ये भी कहा जाता है कि वो हिंदुओं के, वो मुसलमानों के नेता हैं, लेकिन अगर गाजीपुर की बात की जाए तो वहां से 10 से 11% ही सिर्फ मुसलमान हैं, और 10 से 11% वोट हासिल करके तो वो लगातार इस सीट पर बने हुए नहीं थे। ना सिर्फ वो, बल्कि उनका पूरा परिवार लगातार जिस तरह से जीतता रहा, वो साफ तौर पर यह बताता है कि कुछ तो उनका परिवार ऐसा वहां पर कर रहा होगा जो लगातार उनको वहां से वोट मिल रहे हैं, और वो लगातार उन सीटों पर काबिज है। ये कई तरह के सवाल उठाता है। क्या इससे उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो बदलती हुई नजर आएगी? क्या उत्तर प्रदेश की जो सियासी समीकरण है वो बदलते हुए नजर आएंगे? क्या इसको सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश की जाएगी? अतीक अहमद, आपको याद होंगे, अतीक अहमद जो है वो पुलिस कस्टडी में थे, तब किस तरह से उनके और उनके भाई को गोलियों से भून दिया गया था और वहीं पर उनकी मौत हो गई थी। ये उस वक्त की बात है जब सत्यपाल मलिक ने पुलवामा को लेकर बड़ा पर्दाफाश किया था, और उस वक्त ये अतीक अहमद जो हैं उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और उनकी वहीं पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद लगभग 8 से 10 दिन तक इस पूरे मामले ने हेडलाइंस बटोरी, और वो तमाम बात जो पुलवामा को लेकर सत्यपाल मलिक ने जो पर्दाफाश किया था वो कहीं पर खो गया। इसको इससे भी कोरिलेट करके अभी देखा जा रहा है, क्योंकि मोदी राज में कुछ भी मुमकिन है। हेडलाइंस मैनेजमेंट की जो पूरी की पूरी हम एक सीरीज हम देखें, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर जब विपक्ष इंडिया गठबंधन बना, उससे लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लेकर तेजस्वी की यात्रा से लेकर तमाम, अगर आप पूरे सीक्वेंस देखेंगे तो उन तमाम सीक्वेंस पे आपको ये नजर आएगा कि जहां कहीं भी विपक्ष एक तरह से एकजुट होता हुआ या वो तेजी पकड़ता हुआ नजर आता है, या हेडलाइन से कहीं मोदी जी गायब होते हुए विपक्ष वापस आता हुआ नजर आता है, तो ये सब कुछ किया जाता है। और उसके साथ साथ आपको मैं ये बता दूं कि कांग्रेस को एक और आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है, जहां पर 1800 करोड़ से ज्यादा का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उनको नोटिस मिला है। साफ तौर पर यह बताता है कि कैसे विपक्ष को पंगु बनाकर, बिल्कुल एक तरह से अपाहिज बनाकर, बिल्कुल कोई लेवल प्लेइंग फील्ड न देकर यह चुनाव 2024 का लड़ा जा रहा है, क्योंकि मोदी जी के लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है कि कैसे भी करके चुनाव जीता जाए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे, इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। आप स्क्रीन पर दोनों मेहमानों को देख सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जाना माना चेहरा हैं। लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है। और इसके साथ ही डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जाना माना चेहरा है। दोनों मेहमानों का स्वागत, इस्तकबाल। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, अगर आपसे मैं शुरुआत करना चाहूं, अभी फिलहाल के ताजा घटनाक्रम जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, केजरीवाल को फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, और केजरीवाल की गिरफ्तारी लगातार हेडलाइंस बटोर रही थी, इंटरनेशनल हेडलाइंस बटोर रही थी। एक नहीं, दो गवर्नमेंट और तीसरी गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको लेकर कहा गया है कि वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या सब कुछ हो रहा है इलेक्शन से पहले, और कैसे जो विपक्ष के नेता हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है, क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मामला है, और उसको लेकर उनको फिर बुलाया जाता है, और उनसे फिर दोनों ही देशों के राजनयिक जो है उनसे बात की जाती है, ऑफिसर से बात की जाती है। लेकिन फिलहाल मुख्तार अंसारी जो हैं, वो उनकी जाहिर सी बात है, जो उनका इंतकाल हुआ है, जो उनकी मौत हुई है, उनका परिवार उसको साजिश बता रहा है, इसको हत्या बता रहा है, और ये कह रहा है कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, लगातार स्लो पॉइजन की बात वो करते रहे। क्या इन तमाम चीजों को किसी भी तरीके से क्या जोड़कर देखा जाए? क्या ये आने वाले वक्त की कोई सुगबुगाहट है? क्योंकि जिस तरह से मैंने जिक्र किया अतीक अहमद का, उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो तब
दरअसल सत्यपाल मलिक ने पर्दाफाश किया था पुलवामा को लेकर, और उसके बाद उसने हेडलाइंस बटोरी थी। और लेकिन जैसे ही वो हेडलाइंस बननी शुरू हुई, अतीक अहमद जो है उनका उनके साथ कैसे ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, और फिर हमने देखा कि कैसे वो सब कुछ चेंज हो गया। इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि इसको सीधे तौर पर कहें तो बहुत मुश्किल है इनको अल्फाजों में रखना, लेकिन अंदर खाने पता है कि क्या सब कुछ चल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? बुशरा जी, एक चीज यहाँ से शुरू करें कि हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि वो कोई ऐसा मुद्दा जिस पे वो घिरते हुए नजर आए, उस समय वो ठीक उसी समय कोई ऐसे ही दूसरी तरफ कोई ऐसा काम हो जाता है या करवाया जाता है जिससे नजर हट जाए। लेकिन बीजेपी के लिए मैं इसे इसी तरह से नहीं कहूंगा। मतलब मैं ये कहूंगा कि चाहे सतपाल मलिक की घटना के समय अतीक अहमद का प्रकरण सामने आया लाइव कैमरे पर, मतलब पुलिस कस्टडी में, मतलब उत्तर प्रदेश जिसने दूरबीन से भी माफिया नहीं ढूंढे जाते, या तो जेल में हैं या यूपी छोड़कर भाग गए हैं, लाइव कैमरे के सामने पुलिस कस्टडी में माफिया आके मार देते हैं। तो ये जो किया गया, ये हेडलाइन मैनेज तो किया गया, उधर से ध्यान हट जाए पुलवामा वाला और ये पूरा प्रकरण, क्योंकि ये तो फिर पूरी तरह से घेर देता बीजेपी को। लेकिन उस ध्यान भटकाने के लिए भी जो काम किया जा रहा है वह भी केवल ध्यान भटकाना नहीं है, वो उनके एजेंडे का हिस्सा है। एक समुदाय के, कुछ जातियों के लोगों को माफिया, अपराधी, डाकू सब कुछ कर दिया जाएगा, और जैसे ही जाति बदल जाए या धर्म आए, वो फिर दूसरी तरफ जो लोग हैं जिनसे उन्हीं की लड़ाई है, वो लोग सरकारी सुरक्षा में ओहदेदार बन करके राष्ट्र सेवक बन जाएंगे। ये एक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। तो जब वो ध्यान भटकाते हैं तो कोई हल्का काम नहीं कर रहे होते, वो अपने एजेंडे को और मतलब निर्मम तरीके से जनता में लागू कर रहे होते। तो इस समय इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला चल रहा है, इस समय चुनाव चंद दिनों में पहला चरण शुरू होने जा रहा है। इस समय बीजेपी के केवल देखिए दो लोग बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, या तो बीजेपी के आत्मविश्वास से लबरेज नेता, सारे नेता भी नहीं बोल रहे हैं, और या तो मीडिया जिसको ये एजेंडा सौंपा गया है, जिसको काम पर लगाया गया है। ये दो लोग शोर मचा रहे हैं कि अब की बार 400 पार। न तो राम मंदिर पर उस तरह की कोई उत्तेजना जो बीजेपी चाहती थी वो जनता में दिख रही है, न तो सीए को लेकर के जो जो उनकी साजिश थी वो दिख रही है। बहुत शांत तरह का चुनाव होता जा रहा है, इसलिए जो हल्ला मचा रही है वो बीजेपी और उनकी समर्थन की हुई मीडिया, उनकी पालित मीडिया। एक तो ये बात है। इसी समय जब बीजेपी बुरी तरह से घिर रही थी, उसने यह जो काम किया, यह तो हम तो नहीं कह रहे ना भाई, ये तो खुद मुख्तार अंसारी जब जेल में बंद थे उन्होंने आरोप लगाया, खुद उनके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया। और दूसरी बात, मानव अधिकार नाम की कोई चीज होती है, कैदी का भी स्वास्थ्य ठीक रहे, कैदी भी एक गरिमापूर्ण जीवन जिए, इसके लिए पूरा एक नियमावली तैयार की गई है कि आप मानव अधिकारों को वंचित करके किसी कैद में व्यक्ति को कोई ये अभी अभी तो मैं उस विमर्श में जा ही नहीं रहा हूं कि मुख्तार अंसारी को उनके इलाके के, मैं भी उसी पूर्वांचल का रहने वाला, उस पूर्वांचल में दो तरह के नैरेटिव हैं। एक तरफ मातम पसरा है, एक तरफ डीजे बजाए जा रहे हैं और आतिशबाजियां हो रही। तो ये जरा इसको समाज शास्त्री ढंग से, कब इस पर तो फिर कभी डिबेट करेंगे हम लोग, और पता नहीं हो भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि टेलीविजन चैनल मिट्टी में मिला दिया माफिया था, ये जो मिट्टी में मिला दिया, कहां गए लॉ एंड ऑर्डर, कहां गई ये चीजें। तो वो जो मसीहा जिनके लिए था वो कौन लोग हैं, और जो जो जश्न मना रहे हैं, मौत पर जश्न मना रहे हैं, वो कौन लोग हैं, जरा इसका विश्लेषण कर लिया जाए। जिनसे मुख्तार अंसारी की लड़ाई थी, क्या वो लोग माफिया नहीं है? क्या वो लोग डॉन नहीं? क्या उनको सरकारी सुरक्षा नहीं मिली? क्या वो लोग सरकार, क्या मुख्तार अंसारी से ज्यादा मुकदमे उन लोगों पर नहीं है? उनकी पूरी फेहरिस्त है। उनकी जाति मैच कर जाए, उनका एजेंडा मैच कर जाए, तो वो मसीहा हो गए और मुख्तार अंसारी माफिया हो गए। तो एक तो ये पूरा डिबेट है। लेकिन मैं कहना बुशरा जी ये चाह रहा था
कि जनता पार्टी जो किसी भी तरह से 2024 का चुनाव जीतना चाहती है, उसके सामने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीज ऐसी आई है कि उसके बाद कोई और सरकार होती, कोई और देश की जनता होती, मैं तो जनता को भी एक बात कहता हूं, जनता होती तो वो कॉलर पकड़ के पूछती कि भाई कहां गया तुम्हारा भ्रष्टाचार से लड़ने का और तमाम तरह के अपराधियों का। तुम हार रहे हो, इसलिए तुम जिस परिवारवाद का विरोध करते थे सारे परिवारवादियों को बीजेपी ज्वाइन करा रहे हो। तुम हार रहे हो, इसलिए ईडी सीबीआई के जिनसे जांच कराते थे उनको बीजेपी ज्वाइन करा रहे हो। तुम हार रहे हो, इसलिए ऐसे ऐसे मौकों पर चुनाव के ठीक पहले जेल में बंद एक कैदी को मानवीय ढंग से वो चीज भी नहीं मिली कि इलाज हो जाए, उसको पीठ ठोक के बोझ दिया गया कि चंद घंटे बाद वो मर गया। कम से कम ये जो संदेह, ये एक नैरेटिव है, अपने लोगों को ये समझा दिया जाए कि देखो बोलोगे तो हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जब जेल जा सकते हैं तो तुम तो मुख्यमंत्री भी नहीं हो, तुम तो अपना काम करके 2 रुपया कमा करके पेट भर रहे हो, तुम्हारी अब कोई औकात बची है इस देश में कि तुम बोलोगे, सरकार से सवाल पूछोगे? अरे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया तो तुमको, और इस तरह की चीजें होंगी तो कम से कम ये होगा कि दहशत का माहौल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक ढंग से राजनीति जब नहीं कर पाती, नहीं चुनाव जीतती नजर आती है, तो पिछली बार पुलवामा, मैं नहीं कह ना, ये खुद उनके साथ मलिक कह रहे थे, सतपाल मलिक कह रहे थे, और इस ये सब हो रहा है, इस देश के लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए खतरनाक है जिस दिशा में ये सारी चीजें जा रही हैं, और इस पर जश्न मनाने और इसको भी बचाव करने वाले लोग पैदा हो गए। जी जी, बिल्कुल। इससे पहले मैं डॉक्टर राकेश पाठक आपके पास आऊं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो आप विंडो में देख भी सकते हैं, सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी बैठे हुए हैं, और अतीक अहमद की बात का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ, बहुत छोटी सी एक ही बाइट है, मैं अपने दर्शकों को सुनवाना चाहता हूँ, आप सुनिए। राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के बीच की छोटी सी कॉन्वर्जेशन है। बुला के सब चैनल्स को कहा कि खबरदार कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, और अतीक अहमद का केस हो गया और उसको 10 दिन तक हेडलाइन। मैंने वो देखा, मैंने अपनी बहन से कहा कि ये जो आपने पुलवामा की बात की है, इसके कारण ये किया गया है, हाँ, टोटल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैंने नोटिस किया जब आपने पुलवामा की बात की तो ये सब डर गए थे, लेकिन अतीक अहमद ने उसको 10 दिन तक खत्म कर दिया, ओवरशैडो कर दिया। बिल्कुल। तो आपने सुना, ये उस वक्त की बात है जब अतीक अहमद को पुलिस की कस्टडी में उनके भाई को भून दिया गया था, उस वक्त की ये बात है। और आप ये देखिए कि ये कोई ऐसी कॉन्वर्जेशन नहीं है, बल्कि सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी के बीच की एक कॉन्वर्जेशन है। और अभी ये इसलिए बात सामने निकल कर आ रही है क्योंकि अभी आपको पता है केजरीवाल भले ही अभी जेल में है, 1 अप्रैल तक उनको पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, लेकिन लग ये रहा था कि शायद वो किसी तरीके से उनको कमजोर कर दिया जाएगा और उनको हेडलाइन से गायब कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम हेडलाइंस, यहां तक कि सरकारी जो चैनल्स हैं उनकी भी हेडलाइंस जो है, सरकारी चैनल्स का मेरा मतलब है सरकार समर्थित जो मीडिया है, उसकी भी हेडलाइंस जो है वो केजरीवाल के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आई, इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी, और कहीं ना कहीं मोदी सरकार की इसमें बड़ी फजीलत होती हुई नजर आ रही थी। लग ये रहा था कि उनको कि ये तमाम हेडलाइन जो है वो विपक्ष की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, सहानुभूति की एक पूरी लहर है जो विपक्ष की तरफ जा रही है, और कैसे उसको डाइवर्ट किया जाए ये शायद उनकी समझ में नहीं आ रहा था। मैं यहाँ पर कोई भी बात सीधे तौर पर नहीं कह रही हूं, मैंने सिर्फ आपको ये बाइट सुनाई है और मैं सिर्फ आपको एक कॉन्टेक्स्ट इसमें देने की कोशिश कर रही हूं ताकि आप लोगों की समझ में आए कि देश में दरअसल क्या हो रहा है। डॉक्टर राकेश पाठक, आप इस पूरे सीक्वेंस को कैसे देखते हैं? देखिए बुशरा साहिबा, जैसा कि डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि ये सरकार घबराई हुई है। ये जिस तरह से मुद्दों को, असली मुद्दों को कालीन के नीचे छुपाकर गैर जरूरी मुद्दों को सामने लाने की कोशिश करती है, वो यही बता रहा है कि ये चुनाव जो आमने उसके सामने खड़ा है, इसका मुकाबला करने की कुव्वत उसमें नहीं है। मैं 1-2 छोटे उदाहरण जोड़ना चाहता हूं। हेडलाइन मैनेजमेंट की बात चल रही है। अभी कल या परसों, जिसे आप सरकारी मीडिया कह रहे हैं, मैं उसे भोंपू मीडिया कहता हूं, बहुत सारे लोग उसे गोदी मीडिया कहते हैं, उसके एक बहुत बड़े चैनल एबीपी में नाम लेकर बात करने की जरूरत है। एक हेडलाइन बनी और उसका ट्वीट हो गया। अब जिस टीम ने ट्वीट किया शायद उसको सजा भी मिल गई, 3 लोगों को हटा दिया गया है। वो ट्वीट क्या था, उषा जी हमारे दर्शकों के लिए बता दें। वो कोई एबीपी न्यूज की खबर नहीं थी,
वो कोई न्यूज नहीं थी, एक इंडिपेंडेंट समीक्षक की का आलेख था, विश्लेषण था, जिसकी हेडिंग ये थी, जिसका हेडलाइन ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने आने के बाद बीजेपी चुनावी भंवर में फंस गई है, इससे कैसे मुकाबला करेगी, इससे कैसे पार पाएगी, ऐसे एक दो उसमें सब हेडिंग लगी हुई थी, उपशीर्षक थे। स्वाभाविक तौर पर हम लोग अखबारी लोग हैं, हम जानते हैं जब भी कोई आलेख होता है, कोई इस तरह का अग्रलेख होता है, तो वो जो लेखक का लिखा हुआ होता है, आजकल अखबारों में, वेबसाइट में भी, न्यूज पोर्टल्स में भी चलन है कि आखिर में एक ब्रैकेट में एक लाइन लिख दी जाती है, ये लेखक के निजी विचार हैं, इससे हमारे अखबार का या चैनल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। इसके बावजूद वो आर्टिकल और ट्वीट दोनों चीजें न जाने किसके निर्देश पर अगले 12 घंटे के अंदर हटानी पड़ी चैनल को। आप कल्पना कर सकते हैं ये किस तरह की सेंसरशिप है और किस तरह की घबराहट है कि एक विश्लेषणात्मक आलेख, कोई राजीव कुमार नाम के कोई विद्वान है, उनका मैं नहीं जानता हूं कौन है वे, उनके आर्टिकल को हटा दिया गया वेबसाइट से। देश के सबसे बड़े चैनल की वेबसाइट पर आर्टिकल आज की तारीख में वो नहीं है, तो सरकार का डर इससे मालूम होता है। मान लीजिए उसका हेडिंग ये था भी कि इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आने से बीजेपी चुनाव में फंस गई है, बैकफुट पर है, तो क्या फर्क पड़ने वाला था? आपका तो दावा है 400 सीटें, 400 पार का, लेकिन ये सरकार का डर है, जो कि इस वक्त चुनाव के समय देश की सबसे पुरानी पार्टी, प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खातों पर कुंडली मारकर अब बैठ गई है सरकार। आपने शुरुआत में बताया 1836 करोड़ रुपए का नोटिस दे दिया है कांग्रेस को। मामला कितना है? 14 लाख रुपए का कोई हिसाब किताब उसमें नहीं दिख रहा, जबकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ही दिख रहा है कि बीजेपी के अपने आंकड़े में 48 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं दिख रहा। इसके बावजूद पूरा देश जानता है, और हम लोग पिछले 1 महीने से, जब से कांग्रेस को नोटिस मिले हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता, आप सब, हम सब देश को ये बता रहे हैं कि भारत में राजनीतिक दल एग्जम्प्टेड है इनकम टैक्स से, उन्हें अपवाद स्वरूप इससे मुक्त रखा गया है। इसके बावजूद चुनाव के वक्त सबसे बड़ी पार्टी के ऊपर अगर आप 1800 करोड़ रुपए का जुर्माने का नोटिस देते हैं, इसका मतलब यह है कि ये चुनाव भी आप एक दलीय आधार पर लड़ना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि सामने कोई प्रतिद्वंदी हो मैदान में। अगर वो नामांकन भर भी दे, उस पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतर भी आए, तो उनके पास अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे ना हो, पोस्टर छपवाने के लिए पैसे ना हो, यात्राएं करने के लिए रेलवे का टिकट न बना सकें। राहुल गांधी पिछली बार कह चुके। इसका मतलब यह है कि सरकार पूरे चुनाव को रूस के पैटर्न पर या चीन के पैटर्न पर एक तरफा, एक पार्टी के आधार पर, यानी अपनी खुद की पार्टी के दम पर लड़ना चाहती है। उसे संसद भी विपक्ष विहीन चाहिए, उसको सड़कें भी विपक्ष विहीन चाहिए, उससे चुनाव भी विपक्ष विहीन चाहिए, एक दलीय चुनाव चाहिए। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा वे कर पाएंगे? मुझे आज भी लगता है, जनता से सवाल लक्ष्मण जी ने पूछा, मैं भी बार बार आजकल सवाल पूछता हूं जनता से, क्या सचमुच इस देश के मतदाताओं को, नागरिकों को यह सब दिखाई नहीं दे रहा कि जो व्यक्ति आपके अपने बीजेपी के श्वेत पत्र में आदर्श घोटाले का आरोपी है, उसको 7 दिन के अंदर आप पार्टी में शामिल कर लेते हैं। अभी प्रफुल्ल पटेल का मामला जो था, सीबीआई ने उसकी फाइल ही बंद कर दी है। कितने ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपी हैं जिनकी जांच का, जिनके ऊपर भ्रष्ट होने का आरोप स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने लगाया, और अगले 72 घंटे में उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। क्या सचमुच इस देश के लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा? और जो मुख्तार अंसारी की मौत का मामला है, इससे बहुत सारे लोगों ने संस्थानिक हत्या का नाम दिया है। देश में कानून का राज है, बड़े से बड़ा अपराधी, बड़े से बड़ा मुजरिम कानून के रास्ते से ही सजा पाता है, सजा पाना चाहिए। अगर उस व्यक्ति ने अपराध किए, उसे सजा मिली है, इसके बावजूद कोई सरकार, कोई एजेंसी उसे जेल में जहर देकर मारने की कोशिश नहीं कर सकती। हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं कि सचमुच उन्हें जहर दिया गया या नहीं दिया गया। लेकिन जैसा लक्ष्मण जी ने कहा,
इससे लंबी फहरिस्त, इससे ज्यादा मुकदमों की फहरिस्त उन तमाम सारे लोगों के सर पर है जिनके नाम कल से अब तक ट्विटर और फेसबुक पर सामने आ चुके हैं और हम सब जानते हैं, लेकिन वे न रास्ते में उनकी जीप पलटती है, न उनकी इस तरह कोई संदिग्ध मौत होती। मैं नहीं चाहता, मैं किसी की भी जीप के पलटकर मृत्यु को कारित होने का समर्थक नहीं हूं। कानून के डंडे से, कानून के रास्ते से हर आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। जो न्याय के समक्ष आरोपी साबित हो चुका है उसकी सजा कानून तय करे। कुल मिलाकर हमारा पूरा देश इस वक्त सत्ता की मनमानी के चरम दौर से गुजर रहा है। हर तरह की मनमानी, चुनावी मनमानी, सामाजिक मनमानी, कानून की मनमानी, और तुर्रा ये बुशरा जी कि 600 वकील जो सत्ता के समर्थक हैं वे सीजीआई को चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि एक विशेष समूह आपको दबाव में लाकर काम कराना चाहता है, और प्रधानमंत्री ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। यानी आप खुद उस पाले में बैठे दिखाई दे रहे हैं। आप तो देश के अभिभावक हैं, पहले तो आप खुद धमकियां दे रहे थे। आपका कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखा रहा था, किरण रिजिजू जी, कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हद में रहे, अपनी औकात में रहे। बाद में हटाना पड़ा उन्हें उस मंत्रालय से। तो लगातार ऐसी कोशिशें चल रही हैं कि पूरे देश का जो ताना बाना है वो भंग हो रहा है। कानून का राज एक तरह से धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है, और अंतिम जो नुकसान और खतरा है वो लोकतंत्र को है, संविधान को है। और जब ये दोनों चीजें नहीं रहेंगी तो ये देश भारत नहीं रहेगा, ये आइडिया ऑफ इंडिया ही बाकी नहीं रहेगा। जी बुशरा जी बिल्कुल, बिल्कुल जाहिर सी बात है और उसी की पूरी लड़ाई है। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव, क्या आपको लग रहा है कि चाहे हम अतीक अहमद की बात करें या फिर हम अभी मुख्तार अंसारी की बात करें, और शहाबुद्दीन को भी नहीं हमें भूलना चाहिए, वो तमाम चीजें हमारे सामने हैं, वो तमाम नाम भी हमारे सामने हैं। क्या आपको लग रहा है कि आने वाला जो इलेक्शन है 2024 का, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करूं, सबसे ज्यादा 80 सीटें वहां से आती हैं, 80 में से 80 का नारा दिया गया है, क्या इसके जरिए जो एक नफरत का, जो एक डिवाइड एंड रूल का जो पूरा एक एजेंडा है, क्या उसको किसी तरीके से हासिल करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि यही तो इससे पहले भी होता आया है। क्या आपको लग रहा है मुख्तार अंसारी का नाम, उनका चेहरा, क्योंकि जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो लोग जश्न मना रहे हैं, जो लोग ट्विटर पर जश्न मना रहे हैं, और कोई अगर इसको लेकर सवाल भी उठा रहा है तो उसको कितनी नफरत मिल रही है सोशल मीडिया पर, ये भी आप देख रहे होंगे। क्या आपको लग रहा है कि फिर से माहौल जो है पूरा का पूरा किसी और तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और ये बताने की कोशिश कि देखिए कैसे जो मुस्लिम नाम वाले हैं, जो मुसलमान हैं, मैं सीधे तौर पर कहूंगी, वो देखिए कैसे गुंडे अपराधी हैं, और उनको योगी आदित्यनाथ ने सबक सिखा दिया है या मोदी ने सबक सिखा दिया है। क्या आपको लग रहा है ये पूरा एक नैरेटिव अब गढ़ने की कोशिश की जाएगी? ये कोई आज का नैरेटिव नहीं है बुशरा जी, और असल में ये इस देश में बहुत लंबी तैयारी सबके लिए की गई है। जैसे कांग्रेस पार्टी के ऊपर जब ये कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कह रही है कि उसके खाते सीज कर लिए गए हैं, अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बचा। चुनाव तो चुनाव की तरह होना चाहिए, आप भी जनता के बीच जाते, विपक्ष भी जनता के बीच जाता, और जनता जिसको वोट देती वो चुनाव जीत जाता। लेकिन आप दरअसल चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, आप किसी भी तरह 24 की कुर्सी पा जाना चाहते हैं। हम तो बड़ा संदेह से देखते हैं ऐसा क्या है इस 24 के चुनाव में कि आप जो चाहे वो करने को तैयार बैठे हैं। एक तो आप एक तरफ 400 पार का नारा दे रहे हैं, और जो आपकी बिकी हुई मीडिया के अलावा और कोई बोल भी नहीं रहा, जनता भी ऐसे नहीं बोल रही, वो चुपचाप है, बहुत बहुत शांत चुनाव है। लेकिन आप हैं कि मान नहीं रहे। आप जिस विपक्षी गठबंधन को घमंडिया इंडी के उसके गठबंधन को तोड़ने में आप परहेज नहीं। जब आप सदन में खड़े होकर बोल चुके थे कि एक अकेला सब पर भारी, तो आपको फोन करके नीतीश कुमार को कहना चाहिए था कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हम अकेले भारी हैं। जयंत चौधरी तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, हेमंत सोरेन तुम्हें जेल में डालेंगे, चुनाव ना हो जाए बाद में देख लेंगे, अभी जैसे चल रहा है केस चल रहा है बहुत सारे लोगों का। हमें राज ठाकरे तुम परिवारवादी हो, तुमको नहीं चाहिए हमारे बीच में। अजीत पवार तुम वापस जाओ, तुम तो चक्की पीसो, तुमको जेल में डालेंगे क्योंकि अकेले हम भारी हैं। काश आप ऐसा करते, काश आप इतना ताकतवर हैं तो इस तरह चुनाव लड़ते, जनता के बीच जाते और बताते कि 10 साल में देखो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देना था, ये देखो हमने 20 करोड़ क्या 50 करोड़ रोजगार दे दिया। और बेरोजगारी के आंकड़े आ रहे हैं कि 85% नौजवान इस देश का बेरोजगार।
ठीक चुनाव के पहले। एक तो ये पता नहीं, मतलब कोई तो है जो मोदी जी के खिलाफ साजिश कर रहा है कि सारी उनकी जो दिल्ली चुनाव के समय मोदी जी ने कहा था नसीब वाला तुम्हें प्रधानमंत्री मिल गया कि आपके जेब में 10 रुपए बचने लगे, और वो जो चुटकुला था वो सही हो गया कि ऐसा नसीब कि जो सुप्रीम कोर्ट जो जिस पर लोग भरोसा करना कम कर दिए थे, वहां से एक उम्मीद पैदा हो गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड में चोरी पकड़ लिया, बहुत सारी चीज, तो नसीब लगता है गड़बड़ हो गया। लेकिन मैं इसलिए जब राकेश जी कह रहे थे कि जनता से मुखातिब होना, तो मैं ये जनता से ही तो मुखातिब हम लोग होंगे कि भैया ये आपको नहीं दिख रहा कि कोई फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। तो मैं कहना ही चाह रहा था बुशरा जी कि बहुत लंबी तैयारी से कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष का कोई भी दल हो, उसकी इमेज को खराब करने के लिए सालों साल करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए। बाकायदे ये इस तरह की इमेज बनाई जाए कि कांग्रेस पार्टी जब ये कहे कि हमारा खाता सीज कर लिया गया है, हम चुनाव कैसे लड़ें, तो जनता इसको मजाक में ले। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की इमेज खराब की गई, बाकायदे पैसा खर्च करके, उनकी पार्टी के नेताओं को बदनाम करके। जब मुख्तार अंसारी मारे जाएं तो जश्न मनाया जाए, अतीक अहमद मारे जाएं तो जश्न मनाया जाए, ये एक दिन में नहीं होता है। सालों साल इस तरह की तैयारियां की गई हैं। जो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग, बुशरा जी, एक समय था जब हम जैसे लोग ये मानते थे कि गरीब आदमी है जो है पैसे पर वोट दे देता है, तो हम डेमोक्रेसी के फेल्योर को गरीब अनपढ़ कमजोर लोगों के मत्थे मढ़ देते थे। आज कम से कम गरीबों की इज्जत बच गई। पढ़े लिखे समझदार प्रोफेसर ढंग के लोग बेनकाब हो गए हैं। मैंने अपने विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को जब देखा ना कि चाय वाले और सड़क पर बैठे लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग भी उतने हिंसक, उतने सांप्रदायिक नहीं हुए जितने ये पढ़े लिखे हो गए। इनके अंदर जहर भर दिया गया है। वामपंथी हो तुम, अंबेडकरवादी हो तुम, गांधीवादी हो तुम, गांधी को गोली मारेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, खुलेआम मारेंगे, अंबेडकर को गाली देंगे सब, और जनता चुपचाप सुन रही है। तो असल में ये जो तैयार किया गया बुशरा जी, मैं केवल ये बात कहना चाह रहा हूं, सालों साल आरएसएस ने ये मेहनत की थी, और तब एक ऐसी जनता तैयार की गई है जो थोड़ी सी है, 20-25% है, इससे ज्यादा अभी भी नहीं है, जिसके मन में नफरत है, जो हिंसक है। अभी भी देश के बहुसंख्यक जनता हिंसा नहीं चाहती, दंगाई नहीं है, लेकिन वो चुप रहती है और वो बिखरी हुई है। ये लोग क्या करते हैं, शोर मचाते हैं। अतीक अहमद मारा गया, मिट्टी में मिला दिया, माफिया था। एक मुख्यमंत्री ये भाषा कैसे बोल सकता है कि मिट्टी में मिला देंगे? तुम कौन होते हो मिट्टी में मिलाने वाले? वो तो कानून है, न्यायपालिका है, वो ना अपना करेगी। तुम तो ये भाषा बोल कैसे सकते हैं? और यही काम दिल्ली से बैठ के हो रहा है। तो ये जो भीड़ तैयार की गई, अब उस भीड़ को उसी पूर्वांचल के इलाके के वो बाहुबली नहीं दिख रहे जो आज सरकारी। अच्छा, एक और किस्सा बता दूं, एक ऑडियो वायरल हो रहा है कि मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या के तुरंत बाद एक फोन किया। किसको किया? अभय सिंह को किया। अभय सिंह कौन? जेल में बंद अपराधी था, फैजाबाद जेल में, मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में, और फोन करके कहा कि हो गया, ये चल रहा है, वो चल रहा है। आज वो अभय सिंह सनातनी हिंदू बन करके बीजेपी के साथ खड़े होकर के Y+ सुरक्षा प्राप्त किए हुए, कोई अब ये आरोप नहीं लगाएगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा। आज वो सारे लोग जो सेम मैं कह रहा हूं 63 या 65 मुकदमे थे मुख्तार अंसारी पर। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए वो अपराधी है, ठीक है, क्योंकि उसका अपराध में एक दस्तावेज है। 103 मुकदमे वही बगल में बनारस है, वहां के अपराधी के ऊपर है। वो क्या है भाई? वो तो पूरा सरकारी सुरक्षा में घूम रहे। ये कैसे हो गया? क्योंकि इसके लिए इस देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत दिनों तक सांप्रदायिक पहले बनाया गया, जातिवादी बनाया गया, आत्मविश्वास से भरा गया। हजारों साल का सामंतवाद और वर्चस्व की ताकत के खिलाफ जो संघर्ष इस देश ने लड़ा था, उत्तर भारत ने लड़ा था। एक समाज में जब वर्चस्व होता है, दबंगई होती है ना, तो जो जनता होती है कहीं ना कहीं से उसमें विद्रोह की आग पैदा होती है। और ये केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हुआ है। पूरी दुनिया। गांधी ने अपना तरीका चुना कि हम उसको ढंग से लड़ेंगे।
अंबेडकर ने अपना तरीका चुना कि नहीं भाई हम उसको समझ के आंदोलन बना करके लड़ेंगे, लेकिन उसी देश में भगत सिंह भी पैदा हुए। तो ये कभी भी अब अपराध और अपराधी को हमने जातियों और धर्मों में बांट करके कुछ अपराधी मिट्टी में मिलाए जाएंगे और कुछ जो है राष्ट्र हित में योगदान देंगे, ये सबसे खराब और खतरनाक इस देश के लिए हो रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं मोदी जी क्यों चिंतित हैं 2024 के लिए, क्योंकि इसके बाद 24 के बाद का भारत इस दिशा में इतना आगे बढ़ेगा। अभी 2 मुख्यमंत्री जेल में है ना, अभी कुछ प्रोफेसर कुछ पत्रकार जेल में है ना, अभी कुछ लोग मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं ना, फिर इतनी मिट्टियां में केवल मिट्टी बचेगी, पता नहीं धूल उड़ती रहेगी लोकतंत्र की कब्र पर। बहुत शुक्रिया। जी, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है और इसी लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई जो है, वो तमाम लोग लड़ रहे हैं, चाहे विपक्षी पार्टियां हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, आप जैसे लोग हों, राकेश पाठक जैसे पत्रकार हो, वो तमाम लोग लड़ रहे हैं वो लड़ाई। और जाहिर-सी बात है कि वो लड़ना बेहद ज़रूरी है, तभी ये जो हमारा ये देश है, जो चमन है, ये बरकरार रहेगा। और यही बात लगातार कहते आ रहे हैं विपक्ष के नेता, उनका साफ तौर पर ये कहना है। और लगातार रशिया की, पुतिन की, बांग्लादेश की बात की जाती है। वहां ये कहा जाता है कि भाई देखिए कि वहां पर 90% एक पार्टी को यानी कि पुतिन को वोट मिलते हैं और 10% जो उनको नहीं मिलते वो इनवैलिड करार दे दिए जाते हैं। बांग्लादेश में बिना विपक्ष के इलेक्शन कराए जाते हैं कि क्या हमारा देश, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, मोदी जी बड़ी बड़ी बातें जो है विदेश की धरती पर जाकर करते हैं, क्या उसके ऊपर ये आघात किया जा रहा है और क्या उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है और तमाम विपक्षी पार्टियां इस सवाल को लगातार उठा रही हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आगे आने वाला ये इलेक्शन जो है, डॉक्टर राकेश पाठक जी, आखिर ये किस तरह से लड़ा जा रहा है? आप मुख्यमंत्रियों को जेल में भेज रहे हैं, आप एक सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है उसके अकाउंट सीज कर रहे हैं, 135 करोड़ की उगाही की जाती है आईटी डिपार्टमेंट के जरिए, 1800 करोड़ से ज्यादा का नोटिस फिर दे दिया जाता है, एक के बाद एक उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। यानी कि तमाम विपक्ष के नेताओं को, पार्टियों को आप इन्हीं सब में उलझा कर रखिए, ताकि ना तो वो चुनाव में सही से वो लोगों के बीच में जा पाए, ना ही वो अपने एड्स प्लेस कर पाए, ना ही लोगों के बीच में जाके अपनी अपनी बात कह पाए। भले ही वो ये कह रहे हो कि हम पूरे दमखम से लड़ेंगे, हम बिल्कुल लोगों के बीच में जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बिना धन के और बिना बल के भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। फिलहाल के सिनेरियो में, फिलहाल जिस तरह की स्थितियां हमारे देश में बन गई हैं, उस स्थिति में मैं बात कर रही हूं। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। क्या आपको लग रहा है विपक्ष अभी इस स्थिति में है कि वो पूरी तरीके से टक्कर दे पाए? क्या उसको इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया? क्योंकि भले ही हम ये देख रहे हैं बिहार से लेकर महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगहों पर इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। जहां गठबंधन नहीं हो रहा था, फांस अटक रही थी, वो सब जगह भी सुलझ गई है, क्योंकि 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव भी होना है। अभी इस स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए बुशरा जी, पहले डॉक्टर लक्ष्मण जी ने जो एक बात कही कि 24 की गद्दी के लिए इतनी बेचैनी, इतनी ज्यादा इच्छा क्यों है, मुझे उसमें एक कारण लगता है। शायद सत्ता में बैठे लोगों को यह डर खाया जा रहा होगा कि अगर कुर्सी पर नहीं रहे और कानून ने अपना काम किया तो उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कानून ने अगर सचमुच अपना काम किया तो वर्तमान सत्ताधारी लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सलाखों के पीछे होंगे, इसीलिए वे सत्ता से बाहर नहीं होना चाहते। लक्ष्मण जी, मुझे ये एक कारण उसमें दिखाई देता है। यद्यपि हर पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, हर चुनाव में हर पार्टी, चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो, कोई भी सत्ता खोना नहीं चाहता, लेकिन इस वक्त जो अति हो रही है उसके पीछे ये कारण मुझे लगता है। आपने मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी, जेल में होने की बात कही। आज की जो सूचना है, हो सकता है थोड़ा सा आप अपडेट कर लीजिएगा, तस्दीक कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मनी, अमेरिका के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भी कोई टीका टिप्पणी आई है। आज दोपहर में मैं देख रहा था और ये बहुत गंभीर विषय है। आपने जर्मनी और अमेरिका के यहां स्थित दूतावास में से अधिकारी को समन करके बुलाकर कुछ भी कह दिया हो, अब क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी राजदूत को यहां बुलाएंगे विदेश मंत्रालय में? संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप करना ही बेहद चिंताजनक बात, क्योंकि अब पूरी दुनिया देख रही है कि चुनाव के मौके पर भारत में आखिर हो क्या रहा है। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का दावा करते हैं, लोकतंत्र की जननी होने का दावा करते हैं, ये दावा करते हैं कि हमारे देश में तो लिच्छवी गणतंत्र के समय से गणराज्य है,
लोकतंत्र है, गणतंत्र है, और वहां 21वीं सदी की दूसरी तीसरी दहाई में चुनाव कैसे हो रहे हैं ये दुनिया देख रही है। अब आपका जो सवाल है उस पर आता हूं मैं कि क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्या ये समतल मैदान है, क्या बराबरी से लड़ाई हो रही है? बिल्कुल नहीं है। क्या विपक्ष सत्ता के मुकाबले चुनाव लड़ने की हैसियत में है? बिल्कुल नहीं है। न आर्थिक संसाधनों के आधार पर, न बाकी तौर तरीकों से। बीजेपी के पास अपना झूठ और नफरत का इतना बड़ा कारखाना है कि कांग्रेस या सारे देश के विपक्षी दल मिल जाएं तब भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सरकार के पास, एनडीए गठबंधन के पास, बीजेपी के पास देश की सारी संवैधानिक एजेंसियां हैं, जिनमें भारत का निर्वाचन आयोग भी है, ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए, वो तो सब है ही। ये सब विपक्ष के पास नहीं है। तो अब कैसा चुनाव हो रहा है और कैसा हो सकता है, उसमें मेरा अंतिम निष्कर्ष यह है, विपक्ष इस चुनाव को नहीं लड़ सकता, जनता लड़ सकती है। जिस दिन जनता, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ चुनाव लड़ने उतर आएगी, पहले चरण के नामांकन की तारीख निकल चुकी है, अब जनता को यह चुनाव लड़ने निकलना है। श्रीमती इंदिरा गांधी की आपातकाल के समय जब चुनाव हुए 1977 में, तब भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था बुशरा जी। विपक्ष के ज्यादातर नेता जेल में थे। लेकिन आज भी यह कहावत है कि उस वक्त अगर जनता पार्टी के टिकट पर, जनता पार्टी के नाम पर किसी पेड़ को भी खड़ा कर दिया जाता तो चुनाव जीत जाती। जीते उस वक्त ऐसे लोग, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही थी। श्रीमती इंदिरा गांधी का एक छत्र राज, आपातकाल के समय की असीमित शक्तियां, उस वक्त भी इंदिरा गांधी को रिपोर्ट यही दी जा रही थी। उनके चहेते अधिकारी ये बता रहे थे, नहीं मैडम अपन चुनाव जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। खुद श्रीमती गांधी चुनाव हार गई थी। तो इसलिए जिस दिन जनता चुनाव लड़ने आएगी, जो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, अब मैं जनता की पदचाप, मतदाता की पदचाप सुन पा रहा हूं। भले अभी वो दूर से आती दिख सुनाई दे रही है, बहुत मध्यम स्वर उसका, लेकिन लग रहा है कि इस अति का अंत जनता ही कर सकती है। किसी कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, राजद की, किसी की ताकत नहीं है इस ताकत के सामने लड़ने की। सिर्फ जनता के पास ही वो ताकत है, वो एब्सोल्यूट पावर पब्लिक के पास है, मतदाता के पास है, जो इस निरंकुश शासन को उखाड़ फेंक सकता है। अब इसका सचमुच ऐसा हो पाएगा, ऐसा करने जा रही है जनता, ये 4 जून को दिखाई देगा। ये बुशरा जी। जी बिल्कुल, और यही देखना है। और क्या आपको भी लग रहा है डॉक्टर लक्ष्मण कि ये चुनाव पीपल्स वर्सेस जो मौजूदा सत्ता है, क्या वो होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि आप ये देखें, लगभग हर वर्ग को आपने देखा होगा सड़कों पर किसी ना किसी वजह से आंदोलन करते हुए अपनी मांगों को लेकर। मांगे तो किसी की मानी नहीं गई, वो सब भी हमने देखा है। किसान से लेकर, युवा से लेकर, शिक्षक से लेकर हर कोई सड़कों पर नजर आया। और अब राजनीतिक जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर हैं, क्योंकि उनके नेता को जेल में डाल दिया गया है, वो लगातार सड़कों पर हैं। दिल्ली की जनता भी सड़कों पर है और वो कह रहे हैं कि वो सुपड़ा साफ कर देंगे भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि कोई केजरीवाल कोई ऐसे वैसे सीएम नहीं है, बल्कि मोस्ट पॉपुलर सीएम में आते हैं। वो आंदोलन से निकले नेता हैं। उस आंदोलन को या उस सबको लेकर सवाल किया जा सकता है, वो एक अलग विषय है और उस पर अलग से चर्चा की जा सकती है। लेकिन फिलहाल वो एक तरह से उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई, खुद तमाम चीजें की, और उसके बाद वो सीएम की कुर्सी पर है। एक नहीं, 2 राज्यों में उनकी सरकार है। अब वो एक नेशनल पार्टी है। तो एक तरफ जहां जनता सड़कों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी सड़कों पर हैं। तो क्या किसी भी तरीके से आपको लगता है कि जो हम एक सन्नाटा भी देख रहे हैं, भले ही शोर इतना ज्यादा देखने के लिए मिल रहा हो आपको टीवी चैनल्स पर कि आप वो खामोशी को ना देख पा रहे हो, लेकिन एक खामोशी जरूर है जहां लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि वो किस पार्टी को देंगे, कहां जाएंगे। लग रहा है कि उन्होंने एक अपने जहन में, दिल में एक कहीं ना कहीं एक बात जो है वो तय कर ली है। क्या आपको लग रहा है ये खामोशी या फिर सड़कों पर जो लोग हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ये बहुत कुछ बता रहे हैं 2024 का लोकसभा का चुनाव किस तरफ जा रहा है? वो जो बाबा टाइप का काम होता तो एक पर्चा बन गया होता, इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बड़ा महंगा होता है। लेकिन भविष्यवाणी तो हो नहीं पाएगी। असल में ये एक इम्तिहान है और हम जैसे लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अमृत काल के भारत ने अमृत काल की यात्रा तय करने में
जमहूरियत को, अपने अपने लोकतंत्र के पूरे उसूलों को कितना आम जनता तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। ऐसा नहीं है कि इसी चुनाव के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, बस ये बात मैं इसलिए इस चुनाव के लिए कह रहा हूं कि एक बार अभी राकेश जी ने याद किया कि इमरजेंसी के दौरान भी ऐसे हालात थे, इससे बुरे भी हालात थे, लड़के जनता जीत ले गई और वहां लोग एकजुट हो गए। वहां कोई गठबंधन तोड़ाने नहीं, इंदिरा गांधी बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन जिनसे लड़ रहे थे उनको तोड़ने, उनको खत्म करने, मतलब पता नहीं, मतलब चीजें बिल्कुल नए रूप में हो रही हैं। यहां लड़ाई अब सीधी सीधी रही नहीं गई है। यहां लड़ाई अब, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की डिक्शनरी में नैतिकता नाम का जो पूरा चैप्टर था उसको सिलेबस से निकाल दिया है। अब वहां नैतिकता, राजनीतिक नैतिकता कुछ भी नहीं बची। इसलिए किसी भी हद तक जाकर के कुर्सी मिल जाए, ये एक सूत्र बन गया है। अब ऐसे वक्त में हम ये कहें कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये चुनाव ही अपने आप में इम्तिहान बना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं, बहुत छोटी सी दुनिया है, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया पर आपका चैनल का लाइव चल रहा है, कोई भी लाइव इस तरह के लोग जो होते हैं जो वो भाषा नहीं बोलते जो सरकार चाहती है या सरकार के लोग चाहते हैं, आप उनके कमेंट बॉक्स देखा करिए, कितनी नफरत भर दी हमने इन लोगों में। अब वो व्यक्तिगत हमले करेंगे, जातियों कर, मेरा नाम में अगर यादव है तो उसके नाम पर चुटकुले, मजाक, गालियां, क्या क्या, आपका नाम मुसलमान का है, आप कल्पना करिए कि किस हद तक जाकर के क्या क्या लिखा जाएगा। हम लोगों ने अपने कमेंट पढ़ने बंद कर दिए, केवल इसलिए क्योंकि वो चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ये सामान्य नहीं है, ये दो तरह से किया जा रहा है। एक तो ये कि जो वो लोग भटक जाएं अपने असली लड़ाई से और इस चीज में उलझ जाएं या उनके स्तर पर उतर जाएं, ये बाकायदे तैयार की गई भीड़ है। यही भीड़ क्या ये देश बन चुका है, ये मेरा इम्तिहान का बस सवाल है। अगर ये देश, जी। मुझे मेरा मेरा यकीन आप पूछेंगी तो मैं ये कहूंगा कि ये देश हजारों साल से लड़ते हुए यहां तक पहुंचा है। बहुत खराब दौर इस देश ने देखे, बहुत विपरीत परिस्थितियां देखी, तानाशाह देखे, जुल्म ज्यादती देखी, अंधेरे इतने घने देखे कि लगा कि सूरज उगेगा ही नहीं, फिर भी सूरज उगा। मुझे पता नहीं क्यों एक यकीन होता है कि नहीं, ये जो ट्रोल आर्मी पैदा की गई है, ये नफरती भीड़ जो पैदा की गई है, मेरा पूरा देश ऐसा नहीं हुआ है अभी। लेकिन यही इम्तिहान की घड़ी है जब मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो इतनी तादाद में हैं। अब सवाल नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव का रही नहीं गया है। अब ये चुनाव आर या पार का है। इस चुनाव के बाद कोई चुनाव भी होगा या नहीं, और होगा भी तो आपने तो एग्जाम्पल भी दे दिया, रशिया में भी 88% वोट उनके फेवर में पड़े और 12% उनके अगेंस्ट में नहीं पड़े, वो इनवैलिड हो गए। चुनाव हुआ, हाँ चुनाव हुआ, सब कुछ होगा, संविधान भी बचा रहेगा। हो सकता है 24 में नरेंद्र मोदी जी जीत जाएं तो संविधान न बदलें, हो सकता है चुनाव भी होता रहे, ईडी सीबीआई भी बची रहेगी, लोकतंत्र बचा रहेगा, न्यायपालिका बची रहेगी, विश्वविद्यालय बचे रहेंगे, मीडिया बची रहेगी, लेकिन उनके भीतर क्या बचेगा, ये कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बुशरा जी, मैं एक बस इस पूरे प्रकरण में मैं अभी जहां खड़ा हूं, मेरा दिल कहता है कि नहीं, मेरे देश की जनता जागरूक है, समझती है, वो नफरत पसंद नहीं है। इस चुनाव में वो खामोश हो गई है, वो सब कुछ देख रही है, समझ रही है। 14 में उसने नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत दिया, ये कहते हुए कि चलो भाई एक बार इनको मौका दो। 19 में भले पुलवामा और पता नहीं चीजें क्या क्या रही, मैं छोड़ देता हूं उन सबको। मैं ये कहूं कि उसी जनता ने एक मौका और दिया, केवल इसी तर्क से कि यार एक मौका और देते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा करेंगे। 10 साल हो गया। मैं इस चुनाव को यहां देख रहा हूं बुशरा जी कि अब वो जनता खामोश है, चुप है। ये जो हल्ला मचा रहे हैं ना, ये बीजेपी वाले और उनके एजेंडे वाले लोग हैं। ये जो चुप्पी है, यही मेरे
उम्मीद है। इसी उम्मीद में मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव को वो चुनाव की तरह लड़ेंगे, वो हिफाजत भी करेंगे ईवीएम की। वो उनको उनको दिखा है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, तो जहां जरूरत पड़ी ईवीएम को रात दिन पहरा देकर के घेर के सुरक्षित भी किया गया ना, वो भी करेंगे, वो वोट डलवाने जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि रामपुर की तरह इस देश का लोकतंत्र का चुनाव नहीं होगा। रामपुर में 26-27% वोटिंग हुई थी, कहां गया लोकतंत्र? तो ये मेरी उम्मीद है बुशरा जी, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो नफरती भीड़ तैयार की गई है, ये बहुत ज्यादा बोलती है, दिखती है, क्योंकि टेलीविजन इसको दिखाता है। जनता अभी नफरती नहीं हुई है। इस देश की जनता ये देख रही है कि उसके बच्चे को रोजगार नहीं मिला, वो 5 किलो अनाज पर खुश नहीं है। वो जानती है कि उसके बच्चे को रोजगार नहीं मिला, महंगाई बढ़ गई, उनका चूल्हा जो जल रहा है उसमें उनको दिक्कत हो रही है। खेती किसानी से किसान परेशान है। मुझे लग रहा है इसका हिसाब देने के लिए अगर थोड़ा भी चुनाव ढंग से हुआ, और मैं राकेश की इस बात से सहमत हूं कि जनता ने अगर ये चुनाव लड़ा तो नरेंद्र मोदी ये चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं। अगर ये चुनाव जनता नहीं लड़ी, पार्टियां लड़ी और चुनाव मोदी जी लड़े, तो फिर तो कहने ही क्या, वो अकेले भारी रहेंगे। शुक्रिया जी, बिल्कुल। और राकेश कपूर जी, आपके लिए कमेंट है। ये कमेंट आया है कि आपने इमरजेंसी का क्योंकि जिक्र किया है और ये कहा जा रहा है कि इमरजेंसी के दौरान चुनाव आयोग पूरी तरह से आजाद और निष्पक्ष था, जो कि अब नहीं है। तो ये आपके लिए है कि आप इमरजेंसी से अगर तुलना कर रहे हैं, तो हमारे एक दर्शक हैं, काफी सीनियर हमारे दर्शक हैं, वो पत्रकार भी हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इमरजेंसी में चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष और आजाद था। और अभी आप ये देखें कि जिस तरह से पूरी प्रक्रिया ही बदल दी गई है, कानून लाकर जो पूरी तरीके से उसको बदल दिया गया है, और जैसे मोदी जी ने अपनी मर्जी से जिसको चाहा उसको वहां पर बिठा दिया है। आप इसका जवाब देना चाहेंगे? जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनका, जिन्होंने कमेंट किया है। उसमें सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं, इस देश ने वो दौर भी देखा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव एक मामूली सी शिकायत पर हाई कोर्ट ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था। कितनी सी शिकायत थी कि उनके स्टाफ का एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी था, उनके साथ रायबरेली आने जाने पर प्रधानमंत्री पद से उन्हें हटना था। आपातकाल लगा, उसके बाद की बात। आज की तारीख में तो प्रधानमंत्री हर दिन आदर्श आचार संहिता का किस कदर उल्लंघन कर रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं, और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा, कुछ कर भी नहीं सकता। चलिए इजाजत दीजिए बुशरा जी, मुझे दूसरे जगह पहुंच। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मैं भी प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और तमाम स्थितियां देश की आप सबके सामने हैं, आप जनता के सामने हैं। लगातार हम अपने प्रोग्राम के जरिए, कार्यक्रम के जरिए भी आपको बताते रहते हैं। आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। ये शब्द आपको बार बार इसलिए सुनने के लिए मिल रहा है क्योंकि डेमोक्रेसी में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबसे जरूरी होता है। और आप ये देखें कि सत्ता में बैठे जो लोग हैं और जो विपक्ष में अभी फिलहाल है, या इंडिया गठबंधन की बात करूं, उन दोनों के बीच कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। जहां लगातार एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल भेजा जा रहा है, देश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी को नोटिस देके उनको पैसे के लिए मोहताज किया जा रहा है, उनके अकाउंट सीज किए जा रहे हैं। 135 करोड़ जो है उसकी उगाही अब तक हो चुकी है। 1800 करोड़ से ज्यादा का नोटिस फिर से उनको भेजा गया है। 30 साल पहले तक के नोटिस जो हैं 90s के, वो उनको भेजे जा रहे हैं। और आज इसीलिए कांग्रेस कह रही थी ऐसे वक्त में ये चुनाव हो रहा है, ये देखना है आपको और ये जनता को देखना है कि आखिर वो किस तरफ और कहां जाना चाहती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।